ये एक पुराना मलयालम का टेक्स्ट है। मलयालम भाषा का टेक्स्ट है साउथ का। वो था कहीं छुपा हुआ, तो ये उठाया ऑथर ने, वो उसको मिला और उसने इसका इंग्लिश अनुवाद कर दिया। ये किताब है, देखो। तो डिसाइपल, शिष्य जो है, वो पूछता है गुरु से। वो कहता है मुझे आराम से क्रमबद्ध विधि से ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, वास्तुशास्त्र समझाइए, सिखाइए और उसे एक्सप्लेन करिए। तो पहला क्वेश्चन पूछता है वो। उसमें 7 क्वेश्चन पूछे और उसी बेस पे सारी किताब चलती है। पहले तो गुरु को 1-2 का आंसर देते हैं, फिर बताते हैं कि भाई किस तरह से, विधि क्या है कि तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाए बाद में। तो वो पहला क्वेश्चन पूछता है शिष्य। तो कहता है आप, गुरुजी, आप और मैं एक गांव से गुजर रहे थे। आपने गांव देखा और उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन की कि उस गांव के लोग दुष्ट हैं और ये लोग शुभ लोगों को वहां पे रुकने ही नहीं देंगे, रहने ही नहीं देंगे, भगा देंगे। अब आप मुझे बताइए गुरुजी, आपने कैसे बता दिया गांव को देख के बस? तो अब गुरुजी बताते हैं, उत्तर देते हैं। गुरुजी कहते हैं भाई शाम हो चुकी थी। पहली बात तो जब आपने प्रश्न पूछा उस वक्त शाम हो चुकी थी। अब आप ये समझ लीजिए शाम का समय होता है राहु का। जब सूर्यास्त हो गया उसके बाद अभी अंधेरा नहीं हुआ, दैट टाइम इज गवर्न्ड बाय राहु। और इसी तरह सुबह सूर्य अभी उदय नहीं हुआ लेकिन प्रकाश हो गया है, सूर्य नहीं दिख रहा कहीं, दैट टाइम इज गवर्न्ड बाय केतु। इस तरह से आप धीमे धीमे सब सीखोगे। मिड डे टाइम एकदम, दैट इज गवर्न्ड बाय सन एंड मार्स। इस तरह से है मिड नाइट टाइम, दैट इज गवर्न्ड बाय मून एंड वीनस। तो पहली चीज उन्होंने जो पॉइंट पकड़ा, पहला जो उन्होंने बताया, देखो शाम का समय था जब तुमने प्रश्न पूछा, उस वक्त सूर्य डूब चुका था। उस वक्त जो है समय वो किसके अधीन होता है? राहु के। राहु बहुत रेयर ही किसी का अच्छा होता है, ज्यादातर अशुभ फल देता राहु, ठीक है ना। लेकिन इसको अच्छा कैसे बनाएंगे वो हम बताएंगे इसमें। एट दैट टाइम, अब आप देखो आगे और बातें। एट दैट टाइम द लग्ना वाज द स्कॉर्पियो। लग्न कुंडली बनाएंगे। उस वक्त लग्न क्या है? पुराने टाइम में जो पंडित लोग थे, गुरु लोग थे, ज्योतिष के जानकार थे, उनको हर वक्त पता होता था लग्न कौन सा है इस वक्त। आजकल जो आप प्रश्न कुंडली अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर वक्त पता होगा, या जैसे आप कंप्यूटर में डालोगे वो टाइम डिफॉल्ट मोड में वो अपने आप आ जाएगा कौन सा लग्न है, ठीक है ना। तो लग्न था वृश्चिक राशि। 12 राशियां होती हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि क्या है? सबसे अशुभ राशि जनरली मानते हैं इसको। एरीज राशि काल पुरुष की कुंडली में, एरीज मेष राशि लग्न में होती है, यानी जन्म की राशि है। और वृश्चिक राशि अष्टम भाव में होती है काल पुरुष की कुंडली में, यानी मृत्यु की राशि है ये। 8वीं राशि में 2 चीजें खास है। 8वीं राशि क्या है? स्थिर राशि है। पहली बात तो 2, 5, 8, 11 ये 4 राशियां स्थिर राशियां होती हैं, फिक्स्ड साइन। और स्कॉर्पियो क्या है? वाटरी राशि भी है। 4, 8, 12 ये तीनों राशियां वाटरी होती हैं, जलीय राशियां। अब आप सोचो, एक तरफ तो फिक्स्ड है, एक तरफ है जल। फिक्स्ड वाटर, अगर एक जगह पानी फिक्स है, खड़ा खड़ा है, तो क्या होगा? सड़ जाएगा वो। बिच्छू में यही होता है, उसके अंदर जहर भरा पड़ा है, सड़ा पड़ा है वो। तो स्कॉर्पियो जो है राशि, ठीक है ना, लग्न में थी। उन्होंने कहा पहली बात तो भाई स्कॉर्पियो राशि थी लग्न में। एंड द मून वाज इन द नीच अंश, और चंद्रमा नीच का हो जाता है 8वीं राशि में। ये आपको बता दिया जाएगा सारा। 9 ग्रह हैं, उनकी उच्च की राशियां, उनकी नीच की राशियां, उनकी अपनी राशियां, उनकी मूल त्रिकोण राशियां, उनकी अपनी पॉजिटिव राशि है, उनकी अपनी नेगेटिव राशि है ग्रहों की। ये सब आपको बता दिया जाएगा। तो गुरुजी ने कहा देखो, पहली बात क्या कही उन्होंने? डस्क टाइम था, शाम का। दूसरा उन्होंने क्या कहा? स्कॉर्पियो साइन था लग्न में, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा था, मतलब चंद्र लगन भी वही हो गया। और चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा यानी मन, ठीक है। तो नीच का चंद्रमा है और स्कॉर्पियो राशि। फिर एडिड टू दिस, और क्या कह रहे हैं गुरुजी इसके साथ साथ और क्या था? एस्पेक्टिंग जुपिटर। गुरु जो था ना, गुरु का जो प्रभाव था, द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द लग्न। लग्न में अगर 8वीं राशि है, दूसरे भाव में 9वीं हो जाएगी। 9वीं राशि गुरु की होती है। तीसरे भाव में 10वीं हो जाएगी, चौथे में 11वीं, 5वें भाव में 12वीं राशि हो जाएगी। तो 9वीं और 12वीं राशि दोनों राशियां गुरु की राशियां होती हैं। तो गुरु हम कहेंगे इस कुंडली में द्वितीयश और पंचमेश हो गया, ठीक है। वो राहु के प्रभाव में था, वो राहु के प्रभाव में था, मतलब उसके साथ राहु बैठा था।
यहां ज्यादा क्लियर नहीं कर रखा इन्होंने कि जी एग्जैक्टली कहां था गुरु। ठीक है, तो लगन से दूसरे और पांचवें भावों का स्वामी होकर बृहस्पति राहु के प्रभाव में था, या बृहस्पति की दृष्टि राहु के प्रभाव में थी। अब यहां मैंने बना ली कुंडली, बुक में नहीं दे रखी, मैंने बना दी है। ये देखो 8वीं राशि लगन में आ गई, यहां चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा नीच का हो गया। 8वीं राशि मृत्यु की राशि, दलदल की राशि, खड़ा खड़ा पानी, आप सोचो दलदल हो जाएगा, जहर हो जाएगा वो। ठीक है, बहता हुआ पानी, जितनी तेज पानी बहेगा उतना शुद्ध हो जाता है वो। फिर आप अगर इसको ये भी यहां मान सकते हो गुरु के, गुरु देखो चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन राहु के साथ में है, राहु के प्रभाव में है, तो चंद्रमा जो दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा पर जो दृष्टि डाल रहा है गुरु, उसमें बल नहीं होगा। तो इसको ज्योतिष में भी आप लगा सकते हो। जो लोग आप में से पराशरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप ये समझ लीजिए लोगों ने रट रखा है गुरु 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, गुरु की दृष्टि 1.25 लाख दोषों को दूर करती है। अगर गुरु में दमखम ही नहीं होगा खुद ही, कहां से 1.25 लाख दोषों को दूर कर लेगा वो। अब ये गुरु यहाँ पर राहु के प्रभाव में आके कमजोर हो गया, अब इसकी दृष्टि में दमखम नहीं रहेगा। जो चंद्रमा को इसने बलि करना था या शुभ करना था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद ही पीड़ित है। या इस तरह भी हम मान सकते हैं कि ये 8वीं राशि, चंद्रमा यहाँ है, गुरु मान लो नीच राशि में है, 10वीं राशि में, और फिर राहु के साथ है, तो फिर कमजोर हो गया और इसको देख भी नहीं पा रहा। तो इस तरह से गुरु जी ने, जो गुरु जी इसमें चल रही है बात, उन्होंने क्या कहा शिष्य को, पहली बात देखो भाई, उस वक्त सूर्यास्त हो चुका था, राहु के प्रभाव में थी पूरी सृष्टि। दूसरा, उस वक्त में जो प्रश्न कुंडली मैंने बनाई उसमें लगन में क्या था, स्कॉर्पियो साइन था, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, उसमें चंद्रमा नीच का था, चंद्रमा यानी मन। और जो गुरु सबसे शुभ ग्रह होते हैं, जो कि इसके नीचत्व को नष्ट कर सकते थे, ठीक है ना, इसके कमजोरी को सबलता प्रदान कर सकते थे, वो खुद ही कमजोर है। वो क्या करेंगे अब, ठीक है ना। ये उन्होंने 3 फैक्टर पकड़े, क्या क्या, लग्न क्या है, चंद्रमा और गुरु। तो इसलिए अब आप पक्का हो गया कि जी हाँ, ये गांव दुष्टों से ग्रस्त है, इसमें दुष्ट रहते हैं। मतलब गुरु जो था वो भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, तो क्या होना, भागना पड़ा। शुभ लोग थे, उनको भागना पड़ा, निकलना पड़ा वहां से। गुरु क्या है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में गुरु है शुभ का कारक ग्रह, वृद्धि का कारक ग्रह। इसलिए गुरु अगर अस्त होता है शादियां नहीं होती। शुक्र भी बहुत शुभ ग्रह माना गया, वो अस्त होता है तो भी शादियां नहीं होती। गुरु लीगैलिटी है, लीगल स्टेटस, ठीक है ना। गुरु अगर अस्त है तो लीगल नहीं हो पाएगी शादी, उसको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। तो गुरु जो है वो शुभता का ग्रह, सात्विक ग्रह, पवित्रता का ग्रह, वो कमजोर हो गया, तो पवित्रता वहां कहां से बचेगी। जिस तरह आपको पता है वैली से, श्रीनगर वैली से लोग किस तरह भागे, पाकिस्तान से किस तरह भाग के आना पड़ा लोगों को। तो ये कह लीजिए कि गुरु ने गांवों को पहले छोड़ दिया, मतलब शुभ लोग पहले ही गांव को छोड़ चुके हैं। ऑल्सो द हाउसेज इन द विलेज वर नॉट कंस्ट्रक्टेड एज पर द डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। फिर वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, नीति नियम है, वास्तु के नियम कायदे कानून है, उनके हिसाब से घर नहीं बने हुए थे। जिस तरह मान लो घर गड्ढे में चला गया, दलदल है उसके इर्द गिर्द घर के, ठीक है ना, छत बहुत नीची है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, धीमे धीमे आप समझोगे। एंड नॉट ऑब्जर्विंग एनी मेथोडिकल एस्पेक्ट्स, और कोई ढंग से नहीं घर बनाए गए, ठीक है ना। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर नहीं बने थे। फिर और क्या कहा गुरुजी ने, माउंट्स, टीले थे वहां, उबड़ खाबड़ जमीन थी सारी। टीले जो है दैट इज गवर्न बाय राहु, ठीक है। राहु केतु क्या ऐसे उठा पटक करते रहते हैं, हर वक्त मूवमेंट में है वो। तो माउंट जो टीले हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, वो सब राहु से गवर्नड है। मार्शी प्लेसेस, मार्शी दलदली एरिया, दलदली एरिया भी राहु से ग्रस्त है, राहु का प्रभाव है वहां। उनमें सड़ांध आती है तो मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा, नेगेटिव मार्स, ठीक है ना। तो टीले और दलदली जगह राहु से गवर्नड है। मार्शी प्लेसेस, दलदली स्थान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तलछटी चट्टाने, अंगारक नीचत्व। अब उसने ये वर्ड लिख दिया, अंगारक कहते हैं मंगल को, नीचत्व, मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का होता है चौथी राशि में, ठीक है ना। चौथी राशि क्या, वाटरी राशि है। अब आप सोचो पानी में मंगल जो है अग्नि का कारक है, उसकी आग बुझ जाएगी एकदम। तो दलदली एरिया जो है सारा, वहां मंगल कमजोर हो गया।
मतलब पुख्ता जमीन होनी चाहिए, चट्टानी जमीन हो, जिस तरह साउथ दिल्ली की जमीन है, आराम से आपको फाउंडेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो दलदली जगह समझ लो अंगारक, मार्स नीच का हो गया है, तो बढ़िया नहीं है। आप देखो दिल्ली में, नई दिल्ली पहले बुराड़ी बननी थी, बुराड़ी की जगह पे वहां भी फाउंडेशन स्टोन है नई दिल्ली का, कोरोनेशन पिलर कहते हैं उसको, अब तो उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। तो वहां पे बननी थी, लेकिन बाद में डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि वहां तो पानी भर जाता है सारे में, दलदली एरिया पूरा, लो लाइंग एरिया है। वो सामने वो ये नजफगढ़ ड्रेन आता है वहां, उसमें वो बैक मार जाती है सारी यमुना, तो वो छोड़ दिया गया, फिर रायसीना हिल पे बनाया गया। ये सारा आज की डेट में एनडीएमसी एरिया, खासकर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, सब ऊंचाई पे हैं ये। तो अंगारक मंगल, वो समझ लीजिए वो देगा एग्जॉल्टेशन वाले फल। मंगल दशम भाव में, दशम भाव में उच्च पद प्राप्त कर जाता है, काल पुरुष की कुंडली में वहां उच्च का भी हो जाता है 10वीं राशि में, और वैसे भी दिग्बली हो जाता है मंगल वहां पर 10वीं राशि में। तो घर ऐसी जगह होना चाहिए दलदली ना हो, पानी एकदम से निकल जाए।